नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। आप सबको नए साल की मुबारक। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य को अभी तक देख रहे थे, इस कार्यक्रम में देश के समसामयिक सवालों को लेकर, राजनीतिक सवालों को, आर्थिक सवालों को, सामाजिक सवालों को लेकर मैं आपके सामने आता रहा हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस नए साल के आगाज पर मैं एक नए कार्यक्रम का आगाज करने जा रहा हूं और वह कार्यक्रम है क्रिकेट पर। इस कार्यक्रम का नाम होगा कथा क्रिकेट की। दोस्तों, मैं बता दूं कि क्रिकेट से मेरा लगाव करीब 45 सालों का है। 1976 में जब न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी और फिर उसके बाद 1977 में जब भारत की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, तब तक मेरे बाल मन में क्रिकेट की वो जो छाप पड़ी वो तब से लेकर आज तक बनी हुई है। और पिछले 43-44 साल के अपने क्रिकेट के दर्शकीय जीवन में मैंने क्रिकेट के तमाम किस्से, वो हजारों किंवदंतियां, वो तमाम वाकयात, वो भारत के लोगों में जो एक क्रिकेट का जो खुशनुमा और वैसे ही ठीक उसके उल्टे क्रिकेट को लेकर के वो दुखमयी वो तमाम तस्वीरें हैं जो मेरे भी जेहन में कायम है। तो दोस्तों, चूंकि क्रिकेट हमारे राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा द्योतक है, क्रिकेट हमारी नेशनलिज्म का सबसे बड़ा एक तरह से एक्सप्रेशन आउटलेट है, ऐसे में मैंने ये सोचा कि जिस तरीके से डिजिटल मीडिया के ज़माने में, वर्चुअल मीडिया के ज़माने में तमाम चीज़ों पर तमाम कार्यक्रम आते हैं, तो कहीं न कहीं क्रिकेट के उन तमाम पहलुओं के, क्रिकेट के उन तमाम परसेप्शन को, क्रिकेट के उन तमाम पर्सपेक्टिव को मैं भी अपने नज़रिए से आपके सामने लेकर के आऊं। तो दोस्तों, आज इस कथा क्रिकेट की के पहले अंक में हम बात करेंगे भारत के इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 टेस्ट वहां पर हो चुके हैं और अगले 7 जनवरी को तीसरा टेस्ट होने जा रहा है। क्रिकेट की जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज जो है, वो बेहद दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। ऑस्ट्रेलिया ने जहां पहले टेस्ट में भारत को हरा दिया, वही भारत ने बेहद सनसनीखेज तरीके से और बेहद मजबूती से उभरते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरे क्रिकेट टेस्ट में मेलबोर्न स्टेडियम पर उन्हें एक तरह से बड़ी मात दी है। तो दोस्तों, हम बता दें कि जो दूसरा टेस्ट जो भारत विजयी हुआ, वह दुनिया के तमाम क्रिकेट विश्लेषकों में एक तरह से एक नए तरीके से बहस को जन्म दिया। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया की सर्वकालीन सबसे मजबूत टीम मानी जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया जो कभी अगर फीका भी पड़ता है तो वो उसकी टीम तुरंत जो है तेजी को हासिल कर लेती है, तुरंत वो अपने पुराने रंग में लौट आती है। तो वह ऑस्ट्रेलिया जो शताब्दियों से विश्व क्रिकेट का सिरमौर रहा है, पिछले 2 दशक में हम देखें 2001 के बाद से, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी आज विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी कथा बन चुकी है, सबसे बड़ा वाकया बन चुका है। और जब भी भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज होता है, चाहे वो भारत में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, दुनिया के तमाम क्रिकेट प्रेमियों को वो बेहद आकर्षित करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पिछले 2 दशक के दौरान काफ़ी सनसनीखेज मैच हुए हैं, काफ़ी नेल बाइट मैच हुए हैं और एक से एक सनसनीखेज टेस्ट जो है वो समाप्त हुए हैं, जिसमें या तो ऑस्ट्रेलिया को विजय मिली है या भारत को विजय मिली है। दोस्तों, अभी हम मेलबोर्न टेस्ट क्रिकेट की बात करें। मेलबोर्न मैच में भारत ने अपने महान खिलाड़ी विराट कोहली की अनुपस्थिति में, अपने बड़े बॉलर मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति में एक तरह से जीत लिया। और ऐसे में कि जब एडिलेड टेस्ट मैच में, जो एक तरह से डे नाइट टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट मैच था, उसमें भारत की हार हो गई। और कहीं न कहीं विराट कोहली ने, जिन्हें उस टेस्ट मैच को खेलने के बाद पितृत्व अवकाश लेना था, वह अवकाश जो उन्हें अपने पहले संतान होने के लिए एक तरह से उन्हें भारत लौटना पड़ा और जिसकी उन्होंने घोषणा पहले ही कर दी थी, उस टेस्ट मैच में उनकी हार हो गई।
दोस्तों बताते चले कि दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत के बाद अब तमाम विश्लेषक यह मानने लगे हैं कि यह सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया कहीं न कहीं भारत के दबदबे में दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों हम बात करें कि पिछले साल भी भारत और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जिसमें कि डेविड वार्नर और स्टीफन स्मिथ जैसे बड़े खिलाड़ी कहीं न कहीं प्रतिबंध की वजह से उस टीम के हिस्से नहीं थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कमजोर माना जा रहा था। और ऐसे में भारत में विराट कोहली की अगुवाई में भारत की टीम ने उन्हें 2-1 से मात की। हालांकि यह माना गया कि जब पहला टेस्ट जब भारत विजयी हुआ तो दूसरे टेस्ट में कहीं न कहीं उनमें एक तरह से वो आ गई, उनमें खुशफहमी का भाव आ गया और वो दूसरा टेस्ट हार गए। हालांकि वो टीम कमजोर थी। तीसरे टेस्ट में भारत ने बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर ली और चौथा टेस्ट भी कहीं न कहीं भारत विजय के मुहाने पर आ खड़ा था, लेकिन बारिश ने उस मैच में खलल डाल दी और भारत वह मैच जीतने से अछूता रह गया, नहीं तो जो स्कोर लाइन होती वह 3-1 की होती। इस बार जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही है तो पहले एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया एक तरह से भारत को एक तरह से प्ले आउट कर दिया, खास करके पहले 2 एक दिवसीय मैच में, और भारत एक तरफे तरीके से हार गया। लेकिन तीसरे एक दिवसीय मैच में भारत ने अच्छी वापसी की और कम स्कोर के बावजूद अपने अच्छे बॉलिंग फील्डिंग के प्रदर्शन से, खास करके जडेजा और हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन से वो मैच जीत लिया। दोस्तों वो तीसरे एक दिवसीय मैच जीतने के बाद जो भारतीय टीम को मोमेंटम मिला वह T20 मैच में भी कायम रहा और कहीं न कहीं T20 मैच में भारत ने बड़े शानदार तरीके से अपने एक दिवसीय मैच में 2-1 की हार का 2-1 से जीत से एक तरह से उसका बदला ले लिया। यानी कि एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम तो दूसरी T20 सीरीज जो है भारत के नाम। जब टेस्ट सीरीज हुई जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की स्पेशलिटी है, तो हम बता दें कि पहले टेस्ट मैच में जिसकी अगुवाई विराट कोहली कर रहे थे, उस टेस्ट मैच में अगर तीसरे दिन के 1 घंटे मैच को निकाल दिया जाए, जिसमें भारत ऐतिहासिक रूप से 36 रन पर ऑल आउट हो गया, अगर उस वाक्य को हटा लें तो पहले टेस्ट मैच में भी भारत का दबदबा लगातार बना रहा। टॉस जीतने के बाद, पहले खेलने के बाद भारत ने जो स्कोर किए 290 या 91 के आसपास का, उसके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उससे कम रन बना पाई और कहीं न कहीं भारत को पहली इनिंग में बढ़त मिली। लेकिन दूसरी इनिंग में जैसे ही भारत खेलने आया और भारत को कुल मिला जुला करके 51 या 52 रन की एक तरह से बढ़त प्राप्त थी, तो भारतीय टीम, हम बता दें कि उस टेस्ट मैच में भारत ने 243 रन बनाए थे, जिसके दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने 192 रन बनाए थे और भारत को करीब 51-52 रन की बढ़त मिली थी। तो भारत की टीम ने बॉलिंग में और बैटिंग में कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन मैच के तीसरे दिन सुबह के 1 घंटे के खेल में जिस तरीके से मैच ने रुख मोड़ लिया और उनके तीनों फास्ट बॉलर की गेंदों पर भारतीय बल्लेबाज रन बनाने में एक तरह से कामयाब नहीं हो पाए और पूरी टीम 36 रन पे ऑल आउट हो गई, जिसमें कि अंत में मोहम्मद शमी घायल हो गए, वो पूरी बैटिंग नहीं कर सके और उस 1 घंटे में वो जो अनहोनी हुई, भारतीय टीम हार गई। दूसरे टेस्ट मैच की बात करें कि जब परिस्थितियां ये लग रही थी, सारे लोग आलोचना कर रहे थे कि विराट कोहली को वो पितृत्व अवकाश नहीं लेना चाहिए था, देश के लिए वो खेल रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे और ऐसे में उन्हें अपने पहले संतान की एक तरह से अपनी उपस्थिति में अगर वो उनकी उपस्थिति में नहीं भी होता, यानी कि उनकी अनुपस्थिति में होता, अगर इसे ऐसे कहें, तो वह भी कोई बात नहीं थी। बहुतों ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार की किसी भी घटना के अवसर पे मौजूद नहीं होते हैं और कहीं न कहीं अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। हमें वो वाकया याद है जबकि सचिन तेंदुलकर विश्व कप खेल रहे थे और उसी दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु में वो उन्होंने भाग लिया, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही वो पुनः विश्व कप में ज्वाइन कर गए और आते ही उन्होंने कीनिया के खिलाफ एक शानदार शतक लगाया और उन्होंने उस शतक को अपने पिता को एक तरह से कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरीके से जब दूसरा टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा था,
तो विराट कोहली का उससे एक तरह से विलग रहना कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, नागवार लगा, और मैं भी उसमें से एक था। मैं ये कहना चाह रहा था कि विराट कोहली को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। और ऐसे में जब एकमात्र टेस्ट में जिनमें उन्हें खेलना था, उस टेस्ट मैच में उनकी एक तरह से बड़ी हार हो गई। 1 घंटे में टीम जो है 36 रन पर सिमट गई। इस आलोक में जबकि भारत के कम से कम 2 बड़े प्लेयर नहीं थे, रोहित शर्मा की पहले से ही मौजूदगी नहीं थी, और ऐसे में भारतीय टीम ने जो नए परिवर्तन किए वो एक तरह से कहीं ना कहीं रिस्क था। ओपनर बैट्समैन के रूप में प्रतिभाशाली शुभम गिल को स्थान दिया गया। फास्ट बॉलर में मोहम्मद सिराज को जगह दी गई। उन्हें जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जो सहनी जो एक पुराने बॉलर थे टीम में, उन पर जो है कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज को तवज्जो दी गई। नवदीप सैनी के बजाय मोहम्मद सिराज को तवज्जो दी गई। और विकेट कीपर में भी साहा को हटा करके ऋषभ पंत को दी गई कि कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी में चल जाएंगे तो भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति पैदा हो जाएगी। और इस क्रम में जो ये टेस्ट मैच खेला गया तो ऑस्ट्रेलिया का जहां मनोबल ऊंचा था, उन्होंने टॉस भी जीता, पहले बल्लेबाजी करी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरीके से मोमेंटम हासिल किया, जिस तरीके से तेज गेंदबाजों का लय जो पहले टेस्ट मैच में था दूसरे टेस्ट मैच में भी कायम रहा, और ऑस्ट्रेलिया को 200 रन के अंदर पुनः जो है उन्हें सिमटा दिया। और भारत की बल्लेबाजी जिसका आगाज फिर से खराब हुआ, मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए, लेकिन शुभम गिल ने जिस तरीके से अपने क्लास और अपने टैलेंट का परिचय दिया, और भारतीय टीम ने बाद में जडेजा और कप्तान रहाणे जिस तरीके से फॉर्म में आए, तो अजिंक्य रहाणे के खेल करके तो देख करके ये लगा कि जयशंकर प्रसाद की वो रचना जिसकी एक लाइन है कि मंगलमय विभु, उस अमंगलमय कृत में भी कई सारे मंगल रूपी कल्याण छिपाए रहता है। तो विराट कोहली का जाना कहीं न कहीं उप कप्तान अजिंक्य रहाणे के उभरने का एक बड़ा कारण बन गया, और कहीं न कहीं उन्हें जो उत्तरदायित्व का बहुधा ज्ञान हमारे संकुचित व्यवहारों के लिए काफी पथ प्रदर्शक होता है, जो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो ये रचना की एक लाइन है, तो वो पूरे तौर पे अजिंक्य रहाणे पर लागू हुआ। अजिंक्य रहाणे न केवल एक कप्तान के रूप में उभरे बल्कि एक बल्लेबाज के रूप में भी उभरे, जो करीब 6 साल पहले जाने गए अपने विदेश दौरे पर अपनी अच्छी बल्लेबाजी को लेकर के। दोस्तों, बताते चले कि अजिंक्य रहाणे एक समय भारत के विदेशों में सबसे सफल बल्लेबाज थे। जब बैटिंग के जब वो ग्रेट जो क्वार्टेट जो थे, सहवाग, सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण का जब वो जमाना था, और उस जमाने के बाद जो भारतीय टीम में जो नए बल्लेबाजों की जो एक तरह से ग्रुप तैयार हुआ, जिसमें कि अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा जैसे जो है बल्लेबाज आए, और उससे पहले मुरली विजय ओपनर के रूप में और शिखर धवन, तो ये 5-6 बल्लेबाज में अजिंक्य रहाणे एक ऐसे बल्लेबाज थे जो विदेशों में लगातार सफल हो रहे थे। लेकिन पिछले 4-5 सालों में उनकी असफलता का क्रम कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, चाहे वो देश का दौरा हो या विदेश का दौरा हो। अजिंक्य रहाणे उस तरीके से नजर नहीं आए जो नजर हमारे विराट कोहली नजर आए, जो कभी चेतेश्वर पुजारा आए, और कुछ मैचों में रोहित शर्मा आए, मुरली विजय आए। लेकिन अब तो मुरली विजय भी बाहर हो गए और नई ओपनर आ चुके हैं। ऐसे में इस मैच में जिसमें विराट कोहली एब्सेंट थे, जिसमें कि और सारे बल्लेबाज एक तरह से उतने फॉर्म में नहीं चल रहे थे और कुछ नए खिलाड़ी आए थे, ऐसे मैच में अजिंक्य रहाणे का बतौर बल्लेबाज उभरना एक बहुत ही भारतीय टीम के लिए एक सुखद घटना लेकर के आया। और शुभम गिल की आकर्षक बल्लेबाजी, ओपनिंग बल्लेबाजी, और फिर जो है अजिंक्य रहाणे की रविंद्र जडेजा के साथ हिस्सेदारी भारत को पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त दे गया। और बढ़त लेने के बाद यह तय हो गया, और वह भी बढ़त करीब 150 रनों का, कि भारतीय टीम का इस मैच में शिकंजा मजबूत हो चुका था। और फिर दूसरी पाली में जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने अपनी गेंदें की, जिस तरीके से बॉलिंग की, और जिस तरीके से फिर से जसप्रीत बुमराह ने भारत की तेज गेंदबाजी को नेतृत्व दिया, और उनका बड़ा अच्छा साथ नए गेंदबाज
मोहम्मद सिराज ने दिया, और कहीं ना कहीं उमेश यादव दूसरी पाली में गेंद करते हुए घायल हो गए, उन्हें काफ इंजरी हो गई। लेकिन दोस्तों, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया में ये जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ और जिसमें भारत को ऐतिहासिक जीत मिली, और वह भी मेलबोर्न टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक स्टेडियमों में एक माना जाता है, वहाँ पे ये भारत की जीत और भारत का ये पलटवार बेहद उल्लेखनीय था, और दुनिया के तमाम क्रिकेट विश्लेषकों ने इसकी काफ़ी तारीफें की। लेकिन जब हम भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम का दोनों का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पर जो बढ़त थी, उसका एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था, और वो है रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन कमाल के लय में दिख रहे हैं। विदेशी पिचों पर किसी भारतीय स्पिनर के द्वारा मुझे लगता है कि अब तक का यह शानदार प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन उनके विकेट लेने की क्षमता के आधार पर नहीं, या उनके लिए गए विकेटों के आधार पर नहीं, उनके खौफ के आधार पर, उनके डोमिनेंस के आधार पर, और जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में एक दहशत पैदा की है, और अभी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतर बल्लेबाज और कहीं न कहीं दुनिया के शीर्ष बल्लेबाज स्टीफन स्मिथ को पहली बार यह देखा गया कि वो आउट ऑफ फॉर्म में आए। स्टीफन स्मिथ एक रन मशीन थे, जो उन्हें कहीं पर खिलाओ, किसी टीम के खिलाफ खिलाओ, वो लगातार रन बनाते आ रहे थे। लेकिन हमने पहली बार देखा कि रविचंद्र अश्विन के सामने उनका विश्वास डिग गया, वह दहाई के अंकों में नहीं जा पा रहे हैं। रविचंद्र अश्विन उनका लगातार विकेट ले रहे हैं, और दूसरे टेस्ट मैच के दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की उनका जो विकेट है वो जसप्रीत बुमराह ने लिया, बड़े अच्छे बॉल पर उन्हें बोल्ड किया। तो कहीं ना कहीं अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस रविचंद्र अश्विन पैदा कर रहे हैं। ये ठीक है कि दूसरे टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे ने अपने बैटिंग फॉर्म में शानदार वापसी की, और कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी की चतुरता और कहीं ना कहीं उनकी फील्डिंग सजावट, जो एक तरह से बिना ज़्यादा मुखर हुए, बिना ज़्यादा एक तरह से बॉडी लैंग्वेज दिखाए, अपने दिमाग के अंतरतम से वो जो एक तरह से शार्प डिसीजन लेते हैं, जिसकी बड़ी तारीफें हो रही हैं। लेकिन अब ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि वो 3 टेस्ट मैच में उन्होंने भारत की कप्तानी करी और करीब करीब तीनों में उन्होंने विजय दिलवाई। इसके आधार पर हम केवल यह नहीं कह सकते कि वो महेंद्र सिंह धोनी से या विराट कोहली से बेहतर कप्तान है, क्योंकि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने 50 से ज़्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, और क्रमशः उन्होंने जो है 30 और विराट कोहली ने करीब 35 टेस्ट मैचों में विजय दिलाई है। तो अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि अजिंक्य रहाणे जो है विराट कोहली से बेहतर कप्तान है। सारे खिलाड़ियों की खेलने की शैली और कप्तानी करने की शैली अलग अलग होती है, सबके अपने अलग जीन कैरेक्टर होते हैं, सबका अपना स्वभाव, मिजाज और अपनी पर्सनालिटी होती है। लेकिन अजिंक्य रहाणे का मेलबोर्न टेस्ट क्रिकेट में एक बल्लेबाज के रूप में उस फॉर्म में उभरना, और अपनी कप्तानी के जरिए और अपने बॉलरों के उन बेहतर परफॉर्मेंस के जरिए, वो भारतीय गेंदबाजी जो कभी फास्ट बॉलर के लिए इतिहास में नहीं जानी गई, वह भारतीय बॉलिंग जो टेस्ट मैचों में फास्ट बॉलरों को लेकर के हमेशा तरसती रही, जिस टीम में हमेशा केवल 1 या 2 ही बेहतर फास्ट बॉलर रहे और दूसरे और तीसरे और चौथे बॉलर की हमेशा तलाश रही, और या उन बॉलरों को तराशे जाने में लगी रही। आज भारत की क्रिकेट टीम में एक तरह से फास्ट बॉलरों का बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा तैयार है, और कहीं ना कहीं भारतीय बॉलिंग में, भारतीय फास्ट बॉलिंग की जो प्रतिभाएं हैं वो कहीं ना कहीं लाइन में लगी हुई हैं। अभी हमारे 2 फास्ट बॉलर घायल हो गए, मोहम्मद शमी और फिर उमेश यादव। उससे पहले अभी हमारे शीर्ष तेज गेंदबाज जो सबसे अनुभवी गेंदबाज भी हैं, ईशांत शर्मा, वह भी एक तरह से फिटनेस की वजह से बाहर थे। इन तीनों बॉलरों के फिटनेस की वजह से बाहर होने के बावजूद हमारे पास अभी 2-3 बॉलर हैं जो बेहद प्रतिभाशाली हैं, जिसमें कि अभी अभी मोहम्मद सिराज आए, नवदीप सैनी बैठे हुए हैं, और अभी एक और रंगराजन चेन्नई का बॉलर, उसने अभी T20 में अपने शानदार करतब दिखाए अपने यॉर्कर बॉलिंग पे और अपने सटीक लाइन और लेंथ की गेंदबाजी के जरिए।
तो ये भी भारत के लिए बड़ा ही एक अच्छा पहलू है कि भारत की तेज गेंदबाजी के पास अब बेंच स्ट्रेंथ आ गया है। तो लेकिन दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जितनी टेस्ट सीरीजें हुई हैं, भारत में जो टेस्ट सीरीज हुई है उसमें 1 या 2 को छोड़कर पिछले 2 दशक में भारत का लगातार ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा रहा और भारत ने उनको बेहद रोमांचक मैचों में भी टेस्ट मैच हराया, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा रोमांचक मैच याद आता है चंडीगढ़ का वो टेस्ट मैच जिसमें भारत के 8 विकेट गिर चुके थे और केवल एक तरफ वीवीएस लक्ष्मण थे, लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने प्रज्ञान ओझा के साथ अंतिम विकेट की साझेदारी में और फिर ईशांत शर्मा के साथ अंतिम विकेट की हिस्सेदारी में जिस तरीके से जरूरी रन बनाए और भारत को 1 विकेट से जीत दिलाई, वह मुझे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के सीरीज के इतिहास की सबसे ज़्यादा रोमांचक और सबसे ज़्यादा संतोषप्रद जीत जो है हमें दिखाई देती है। लेकिन अभी अभी जो ऑस्ट्रेलिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये टेस्ट सीरीज हो रहा है, अगर इन दोनों टेस्ट मैचों में भारतीय टीम के तेवर, मिजाज, टेम्परामेंट और मोमेंटम को देखें और दोनों टीमों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में अभी सारे उसके खिलाड़ी खेल रहे हैं। डेविड वार्नर घायल है, जिस तरीके से हमारे भारतीय टीम में रोहित शर्मा घायल है, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में दोनों की वापसी हो रही है। लेकिन अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज में जो भारतीय टीम का जो तेवर दिखा है, जो मैंने अभी पहले कहा, वह अद्वितीय है, अप्रत्याशित है और अभूतपूर्व है। अगर आप खेल के अगर पूरे राज्य पर गौर करें तो पहले टेस्ट मैच में भले भारत की हार हुई हो और उस 1 घंटे के अंदर भारत की पूरी टीम दूसरी पाली में 36 रन पर आउट हो गई हो, परंतु अगर पूरे दबदबे के हिसाब से देखें तो भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पर पूरे तौर पर दबदबा बना रहा है। भारत पहले टेस्ट मैच को केवल 1 घंटे में हारा था, नहीं तो बाकी तीनों दिन भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बना हुआ था, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। और टेस्ट मैचेज में हमेशा पहले इनिंग की बढ़त के आधार पर ही टेस्ट मैचों का फैसला आता है और दूसरे टेस्ट मैच में तो भारत ने पूरे तौर पे बढ़त बनाई। पहली पारी में तो अच्छी खासी बढ़त बनाई और भारतीय गेंदबाजों ने जो ऑस्ट्रेलिया पर जो असर डाला वो ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलरों द्वारा भारत पर डाले जाने वाले असर से थोड़ा भी कम नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस सीरीज में जो सबसे बड़ा जो अंतर डाल रहे हैं वो अंतर रविचंद्रन अश्विन डाल रहे हैं, जो अब तक दोनों टेस्ट मैचों में करीब करीब 10 विकेट ले चुके हैं। एक भारतीय स्पिनर की विदेशों में ये एक लाजवाब सफलता है। वह सफलता जो जीत दिला चुकी है, वह सफलता जो उनके शीर्ष बल्लेबाजों को दहाई अंक में जाने से पहले ही आउट कर दे रही है। तो कुल मिलाकर के इस आलोक में जो तीसरा टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा, वह दुनिया के तमाम क्रिकेट जानकारों की नज़रों को आकर्षित करने के लिए एक तरह से बिल्कुल तैयार कर चुका है। और आज भी ये पूरी चर्चा हो रही है, तमाम विश्लेषक यह मान रहे हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। और जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे ने फॉर्म में वापसी की है, जिस तरीके से रविंद्र जडेजा भारत के एक नए ट्रम्प कार्ड बने हैं एक ऑलराउंडर के रूप में, जिस तरीके से वो क्रूशियल इनिंग खेल रहे हैं और स्पिन में बॉलर में वो अश्विन का एक बैकअप बॉलर बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी फील्डिंग जो है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फील्डर है और दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने एक लाजवाब कैच लिया। तो ऐसे में ये रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अजिंक्य रहाणे की फॉर्म में वापसी और जो भारत के जो ये उभरते नए तेज गेंदबाज हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर यह मोमेंटम कायम रहा तो भारत इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। ये तय मानिए एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है। और यह भी तय मानिए कि पिछली सीरीज में भारत ने जो जीत दर्ज की, उस जीत से ये ज्यादा बड़ी दर्ज होगी। परंतु एक सवाल यहां पर फिर से कायम है कि हम भारतीय और हमारी भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी ही जल्दी कॉम्प्लेसेंसी का शिकार हो जाती है और हम बड़ी जल्दी खुशफहमी पाल लेते हैं।
हम ये भूल जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त वापसी करने वाली टीम है। उनके जीन में, उनके डीएनए में जूझने की क्षमता है और अपने पिच पर वो हार का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसी सूरत में तीसरे टेस्ट मैच में थोड़ा भी अगर लगाम ढीली रखी गई, थोड़ी भी खुशफहमी हुई, जो हमारे क्रिकेट टीम का एक इतिहास रहा है कि जब भी हमने एडवांटेज हासिल किया हम थोड़े से ढीले पड़ गए। वो जरूरी नहीं कि वह ढीलापन केवल मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो सकता है वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेंथ के भी स्तर पर हो। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की तुलना में भारत की टीम में स्ट्रेंथ कम नहीं है। दोनों में नेक टू नेक की बराबरी है, नेक टू नेक फाइट है। भारत के तेज गेंदबाज उनके तेज गेंदबाजों से कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय बैट्समैन उनके बल्लेबाजों से ज्यादा बेहतर मुकाबला कर रहे हैं। चूंकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ज्यादातर बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। केवल उनके कप्तान टिम पेन ने अर्धशतकीय पारी खेली है, लेकिन भारत के साथ यह स्थिति नहीं है। भारत में विराट कोहली तो पितृत्व अवकाश पर चले गए, लेकिन जाते जाते वो एक अच्छी इनिंग खेल करके गए। इसके अलावा अभी शुभमन गिल ने जिस तरीके से अपने शुरुआती मैच में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है, अजिंक्य रहाणे ने फॉर्म में वापसी की है, रविंद्र जडेजा का कंट्रीब्यूशन जो है बड़ा बेहतर दिखा है, और इसके साथ साथ भारत के और बल्लेबाज भी कहीं न कहीं अगर फॉर्म अपना बनाए रखते हैं या फॉर्म में वापसी करते हैं तो फिर रविचंद्रन अश्विन का जो स्पिन एडवांटेज है वो ऑस्ट्रेलिया पर हमें भारी बनाता है। और हमें बहुत ऐसी उम्मीद है और वह उम्मीद ठोस धरातल पर कायम है कि भारत इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। भारत को केवल लड़ना होगा तो वो केवल और केवल अपनी कॉम्प्लिसेंसी से लड़ना होगा, अपनी खुशफहमी से लड़ना होगा। उन्हें वही तेवर, वही तगमा और वही एक तरह से पूरी जो है जद्दोजहद बनाए रखनी पड़ेगी जो उन्होंने पिछले 2 टेस्टों में बनाया है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि मेरी इस कथा क्रिकेट की कार्यक्रम के इस पहले अंक को आपने गौर से सुना होगा, देखा होगा, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो वो उसका हमें इंतजार होगा। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा और हम अपने अगले कार्यक्रमों में वो क्रिकेट के तमाम किस्से, कथाएं और वो तमाम इतिहास की किंवदंतियां लेकर के आएंगे और इस भारत देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय खेल जो कहीं न कहीं उपनिवेश से आया, कहीं न कहीं औपनिवेशिक शासन के जरिए आया, लेकिन आज इस भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल बन चुका है, भारत के राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा एक्सप्रेशन आउटलेट बन चुका है। उस क्रिकेट की कथा हम पुनः आपके सामने जो है कहते रहेंगे और वो तमाम अपने में 40-45 सालों के अनुभवों का खजाना लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। उम्मीद करते हैं कि अगले 7 जनवरी को जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तीसरा टेस्ट मैच होगा, उस टेस्ट मैच में हमें एक से एक रोमांचक नज़ारे दिखाई पड़ेंगे और दोनों टीमों के बीच में जो परंपरागत प्रतिद्वंदिता जो पिछले 2 दशक में तैयार हुई है उसका नज़ारा हमें फिर से दिखाई पड़ेगा। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई कथा क्रिकेट की के अंक में। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।